तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 9 बजे एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। माफ़ी के साथ 2 दिन तक आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। उसकी वजह मैंने जाने से पहले मंडे को हालांकि आप लोगों से बताया था। कल मैं थोड़ा लेट हो गया दिल्ली पहुँचने में, इस वजह कर 9 बजे की कहानी नहीं सुना पाया। तो बहुत सारे मेल पढ़े मैंने उसमें कई के जवाब भी दिए, बहुत सारे लोगों को नहीं दे पाया, तो इसके लिए माफ़ी। लेकिन मुंबई क्यों गया था ये आपने क्राइम तक में भी देखा, और मैं स्पेशली मुझे टीम ने भी दिया है। ये है वो इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड जो आज तक की क्राइम टीम को मिला है, बेस्ट न्यूज़ करंट अफेयर्स शो के लिए। तो यही था वो जिसके लिए मुंबई जाना पड़ा। और अवार्ड होता है, इसलिए हर अवार्ड को दिल से लेना चाहिए। शो सहमी गलियां, हिंदुस्तान के रेड लाइट एरिया के ऊपर ये पूरा शो एक सीरीज़ बनाई थी। अलग अलग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, बनारस और भी कई जगह कि रेड लाइट एरिया में रहने वाली जो लड़कियां, औरतें हैं, उनकी ज़िंदगी में कितना गम होता है, वो लोग कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी जीती हैं, उसको दिखाने की कोशिश की थी। और अच्छी बात यह है कि इसको ITA ने सराहा और अवार्ड दिया। हालांकि उम्मीद कम थी मुझे, इसलिए कि जो टॉप 5 में मैंने जब देखा कि जो टॉप 5 सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें सहमी गलियां के अलावा जो बाकी 4 थे वो भी बहुत ज़बरदस्त शो थे। बल्कि उसमें 3 तो जो है वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का शो था, NGC का, और उनके सारे शोज़ अच्छे थे। उनको एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि वो लोग शो बहुत टाइम लेकर बनाते हैं, काफ़ी डिटेल में बनाते हैं। न्यूज़ चैनल में इसकी आज़ादी हम लोगों को कम होती है, वक्त की कमी होती है, कई चीज़ें एक साथ करनी होती है। फिर भी ये मिला, इसके लिए तमाम आप में से बहुत सारे लोगों ने मेल भी लिखा, विश किए, तो थैंक यू वेरी मच। पूरी क्राइम टीम की तरफ से मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया अदा करता हूँ। अब कहानी पे आते हैं। आज 13 दिसंबर है और वक्त कैसे बीतता है इसका एहसास आज भी मुझे हुआ। 17 साल हो गए 13 दिसंबर को, और 17 साल पहले मैं लगभग आज तक में जब आया था तो मुझे साल भर ही हुआ था आज तक को ज्वाइन किए हुए, टीवी को समझते हुए। और उसी दौरान ये हादसा हुआ। मतलब हिंदुस्तान में कहते हैं कि टेरर अटैक बहुत हुए, लेकिन सीधे लोकसभा पार्लियामेंट पे अगर अटैक हो तो वो उसके मायने अलग होते हैं। उस वक्त कहा गया था कि किसी अखबार में कैप्शन भी था कि संसद की दहलीज तक पहुंचा आतंकवाद। तो ये वही था। उस दिन मुझे आज भी याद है कि 13 दिसंबर 2001 को फ्राइडे का दिन था, और उससे पहले मैं लेट शिफ्ट करके घर गया था। मतलब घर पहुंचा था करीब 1-2 बज रहा होगा। तो वैसे आमतौर पे तब मॉर्निंग में 9 बजे सुबह मीटिंग हुआ करती थी, तो उस दिन मॉर्निंग में मेरी छूट थी आने के लिए, क्योंकि मैं लेट गया था तो मैं नहीं गया, और आराम से दफ्तर मुझे उस दिन पहुंचना था करीब 12 बजे। तभी करीब 11:30 के आसपास जब मैं घर पे ही था तो फ़ोन आया, और ऑफिस से किसी ने फ़ोन किया और उसने कहा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट में गोली चलने की खबर आई है। तो पहला शब्द था पार्लियामेंट स्ट्रीट। नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, जो पार्लियामेंट जिसके जुरिसडिक्शन में आता है। तो कहा गया कि चेक करो। तो मैंने वापस पार्लियामेंट स्ट्रीट कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। कंट्रोल रूम को जब फ़ोन किया तो बोला हाँ गोली वोली चल रही, फायरिंग की आवाज़ है। तो मैंने कहा कहाँ पे एग्जैक्ट? तो उसने कहा पार्लियामेंट में। मुझे लगा कि वो पार्लियामेंट एरिया की बात कर रहा है। दोबारा पूछा, तब उसने कहा बताया पार्लियामेंट में। तीसरी बार पूछा तो वो फिर चिढ़ गया थोड़ा। उस वक्त जाहिर सी बात है पैनिक का सिचुएशन था। बोला पार्लियामेंट के अंदर। जैसे ही उसने बोला मुझे अगले कुछ सेकंड तक तो समझ में ही नहीं आया। फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ तो वापस अपने सोर्सेज को फ़ोन किया, सारे पैनिक में। एक ही शब्द एक ने सिर्फ कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो गया। जब उसने ये लाइन बोला तो फिर मेरी भी हवा ख़राब। तब मेरे पास यामाहा मोटरसाइकिल हुआ करता था, मुझे याद है, ब्लैक कलर। मैं फिर आनन फानन में सीधे बैठा और पार्लियामेंट की तरफ भागा। और उस दिन मुझे याद नहीं है मैंने कितने रेड लाइट तोड़े, और बस भागा जा रहा था क्योंकि पहुंचना था। और शायद मैं 13-15 मिनट में
पार्लियामेंट हाउस के पास एक विजय चौक है जहाँ पे आमतौर पर तमाम मीडिया के लोग होते हैं। आप जब भी कई बार लाइव वाइव देखते होंगे, बैकड्रॉप में जब पार्लियामेंट दिखता है या राजपथ दिखता है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक प्रेसिडेंट हाउस, तो समझ लीजिए वो विजय चौक पे ही पूरी टीम है। तो विजय चौक पे एक पार्क सा है, वहाँ मीडिया के लिए एक टेम्प्रोरी वो है। तो सीधे वहाँ गया, वहीं पे बाइक लगाई। तब तक पार्लियामेंट के बाहर हलचल तेज़ थी, पुलिस के सायरन की आवाज़, सारी गोलियां चल रही हैं। उसके बाद वो पार्लियामेंट फिर अगले मतलब हफ्ता 10 दिन तक ये समझिए कि मेरा अड्डा वही था, वहीं सुबह जाना, लेट तक रहना, फिर आना, ये रूटीन में शामिल था। तो खैर जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो वहाँ पे चारों तरफ से उसको घेरा हुआ था और अफरा तफरी का हॉल आलम, पुलिस की गाड़ियाँ निकल रही हैं, एम्बुलेंस वहाँ पे तैनात। और तब तक जो पार्लियामेंट की उस वक्त सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो सीआरपीएफ को थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को, और बाकी दिल्ली पुलिस के थे। और वहाँ की एक और थी क्यूआरएस, क्विक रिएक्शन टीम, वो भी थी। और पार्लियामेंट को लेके जितनी सुरक्षा उस वक्त होनी चाहिए शायद वो सारी चीज़ें नहीं थी। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं जैसे गाड़ियों की एंट्री, तो सिर्फ गेट पे वो लोग पार्लियामेंट का अगर स्टिकर देख लेते थे तो वो जाने देते थे, चेक भी नहीं करते थे कि अंदर कौन बैठा है क्या नहीं बैठा है, क्योंकि ये चीज़ कभी सोच में आई नहीं थी कि पार्लियामेंट पे इस तरीके से हो सकता है। और इसी चीज़ की रैकी कर रखी थी पूरी आतंकवादियों ने। उन्हें मालूम था कि अंदर कैसे जाना है, कैसे घुसना है। तो 13 दिसंबर 2001 को 11:28 पर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। कुछ विपक्ष ने मुद्दा उठाया जिस पे शोर शराबा हुआ। लोकसभा में ये आमतौर पर तस्वीर देखने को मिलती है, हर दिन देखने को मिलती है। तो वहाँ हंगामा हुआ और ये संसद का विंटर सेशन चल रहा था और इत्तेफाक से विंटर सेशन यही देखिए अभी शुरू हुआ है, 2-3 दिन पहले ही, बल्कि 2-3 दिन पहले भी नहीं है, शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे, कल से शायद शुरू हुआ। तो तब भी विंटर सेशन का टाइम यही होता है हर बार, हर साल, जिसको हम लोग शीतकालीन सत्र भी कहते हैं पार्लियामेंट का। तो विंटर सेशन शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे हमारे, और उस वक्त विपक्षी नेता थी सोनिया गांधी। तो 13 दिसंबर को अचानक शोर शराबा हुआ और उसके बाद 11:28 के आसपास पार्लियामेंट को जो है वो 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। तो जब पार्लियामेंट स्थगित हुआ 40 मिनट के लिए, और उसके बाद चूँकि फिर लंच का भी टाइम हो जाता है, तो बहुत सारे एमपीज़ और जो मिनिस्टर ये थे वो निकल गए कि अब 40 मिनट के बाद फिर लंच होगा, तो अब लंच के बाद ही आएंगे। तो करीब ज़्यादातर मिनिस्टर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी थी, तो वाजपेयी जी भी, सोनिया गांधी भी, ये तमाम लोग ये भंग होते ही, स्थगित होते ही निकल जाते हैं पार्लियामेंट से। बहुत सारे एमपी भी चले जाते हैं। कुल मिलाकर पार्लियामेंट के अंदर फिर उसके बाद जो बचते हैं, एक तो लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त होम मिनिस्टर थे, वो थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कृष्णकांत शर्मा थे उस वक्त, वो थे। और करीब 200 के आसपास एमपी थे। तभी 11:29 पर गेट नंबर 11 पार्लियामेंट का है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कृष्णकांत शर्मा की, चूँकि ये जब एडजेंट हुआ तो उनकी गाड़ी आकर, उनका काफिला लग चुका था, उनके सिक्योरिटी गार्ड सब वहाँ पे मौजूद थे, और वाइस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के अंदर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठना था। ठीक उसी वक्त जब ये उनका काफिला तैयार हो रहा था और अभी वाइस प्रेसिडेंट बाहर नहीं निकले थे, गेट नंबर 11 से एक बहुत ही तेज़ी से एक वाइट एम्बेसडर कार पार्लियामेंट के अंदर घुसती है। स्टिकर लगा हुआ था उसके ऊपर सामने, एक तो पार्लियामेंट का और दूसरा होम मिनिस्ट्री का। वो गाड़ी गेट पे रोकने की कोशिश की जाती है, जो सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन वो रुकती नहीं है और वो बड़ी तेज़ी के साथ। पार्लियामेंट के अंदर आमतौर पे गाड़ियों की रफ्तार बहुत स्लो होती है, लेकिन उस वाइट एम्बेसडर की रफ्तार बहुत तेज़ थी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत जल्दी अंदर घुसना चाहता है। तो जब गेट पे उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, तो जो सुरक्षा गार्ड हैं गेट पर तैनात, वो उस एम्बेसडर कार के पीछे दौड़ते हैं।
एम्बेसडर कार और अपनी स्पीड बढ़ा देता है। उसके बाद इसी दौरान में वो अंदर आने के बाद दूसरी तरफ निकलने लगता है, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी का काफिला खड़ा हुआ था और वहाँ पे उनके सुरक्षा गार्ड थे और वाइस प्रेसिडेंट का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक ये वाइट एम्बेसडर देखा कि जब उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड पड़े हुए हैं, तो उसने गाड़ी का यूं टर्न किया और वो इस तरफ आ गया जिधर वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी खड़ी हुई थी। लेकिन गाड़ियों के काफिले को वो साइड से निकाल पाता या ब्रेक मारता, ऐसा कर पाता, उसका गाड़ी से बैलेंस ख़त्म हो गया और वो गाड़ी जो है वो सीधे वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से जाकर टकरा जाती है। जैसे ही टक्कर होती है तो वाइस प्रेसिडेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड थे सारे वहाँ पे वो अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वाइस जो एम्बेसडर कार थी, टक्कर होते ही वो गाड़ी रुक जाती है और अचानक एक साथ करीब करीब एम्बेसडर के चारों दरवाजे खुलते हैं और उन 4 दरवाज़ों से 5 लोग बाहर निकलते हैं, जिनके हाथ में AK-47, कंधे पे बैग। बाहर निकलते ही वो निकलते ही गोली चलाना शुरू कर देते हैं जो भी आसपास में थे। जब गोली चलाना शुरू करते हैं तो इस दौरान में पार्लियामेंट के अंदर, चूँकि एक तो 13 दिसंबर सर्दी, तो बहुत सारे लोग अंदर थे, कुछ बाहर धूप का मज़ा लेने के लिए भी आए हुए थे। मीडिया के लोग तमाम वहाँ पे हमेशा होते हैं हर सेशन में, वो भी थे। तो जब शुरुआती गोली चली तो गोलियों की जो गूंज है वो पूरे पार्लियामेंट के अंदर तक गई, चारों तरफ गई। तो लोगों को ये लगा कि कोई पटाखा वटाखा छूट रहा है, किसी नेता का कुछ ये हो गया है, किसी को खुशखबरी है। तो उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये शूट आउट या गोली चली या कोई ऐसा हमला हुआ है। लेकिन इस दौरान में जब ये बाहर निकले थे तब इन्होंने गोली चलाई, तो शुरुआत में जो सामने सुरक्षा गार्ड थे और CRPF के जो लोग थे, वो गोली लगी उनको। उसके बाद ये धीरे धीरे गोली चलाते हुए, मतलब पार्लियामेंट के अंदर बस ये भागे जा रहे थे। उनके भागने के तरीके से देख के लग रहा था कि इन्होंने बेशक पार्लियामेंट के बारे में सारी रेकी वेकी की, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि पार्लियामेंट में कौन सा दरवाज़ा किधर है, मेन पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए किस रास्ते से जाएं। तो वो उस दरवाजे की तलाश कर रहे थे जहाँ से पार्लियामेंट के अंदर घुस सकें, और उनका मकसद ही यही था कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाएं और वहाँ पे जितने भी नेता हैं उनको अपना निशाना बनाएं और कुछ को बंधक बना के रखें। अब चूँकि सारे VVIP वहीं, तो बंधक बनाने के बाद फिर आगे जो होगा, जो भी बातें होंगी। लेकिन वो अपने मकसद में इसलिए फेल हो रहे थे कि उनको आइडिया ही नहीं था कि पार्लियामेंट के मेन हॉल तक जाने का रास्ता या दरवाज़ा किधर से है। और इसी अफरा तफरी में वो इधर उधर भटक रहे थे और इधर सुरक्षा गार्ड जितने भी थे अपने, वो सब चौकस हो गए थे। तो पीछे जब इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड इनके पीछे है, तभी गोलीबारी के दौरान पहली बार एक आतंकवादी हैंड ग्रेनेड फेंकता है। उसके धमाके की जब आवाज़ आती है तब पूरे पार्लियामेंट में मौजूद तमाम नेताओं, मीडिया के लोगों, बाकी जो सुरक्षा गार्ड दूसरी तरफ थे, उन सबको पहली बार एहसास होता है कि वो जो गोलियां चल रही थी वो पटाखे का शोर नहीं था, गोलियों का था, और यहाँ कुछ आतंकवादी हमला हो गया। अब उसके बाद लगातार गोलियों की जो तड़तड़ाहट है वो सुनाई दे रही थी हर तरफ से। गेट नंबर 11 की तरफ से ज़्यादा ये गोलियों की आवाज़ आ रही थी, जिधर ये 5 आतंकवादी थे, और ये एम्बेसडर कार के आसपास ही भटकते फिर आते, जिधर जो दिखता उसको गोली मारते, और वहीं पे ये अफरा तफरी में और दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करते। सिक्योरिटी गार्ड भी तब तक अलर्ट थी, वो भी फायरिंग कर रही थी आड़ लेकर, कभी दीवार के कभी किसी और के। इसके बाद पहली बार जब ये ग्रेनेड फटता है तब कहते हैं कि होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जो अंदर थे, उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे हमला हो गया है। उस वक्त अपने जो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, वो भी वहीं पे मौजूद थे। इसके अलावा कुछ और मिनिस्टर भी थे। तो इन लोगों को फ़ौरन पार्लियामेंट के अंदर ही एक महफूज जगह पर ले जाया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को चूँकि पता चल गया था कि यहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ, तो ये जितने अपने VVIP नेता थे, इन सबको, और जो बाकी MP थे, उनको भी पार्लियामेंट के अंदर ही एक जगह पर, महफूज जगह पर ले जाकर और दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है और उनको हिदायत दी जाती है कि आप लोग बाहर नहीं आएंगे, और सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और उन दरवाज़ों पे जो पार्लियामेंट के अंदर जाने के रास्ते थे, वहाँ पे तब तक सिक्योरिटी गार्ड अपना अपना मोर्चा ले लेती है।
उधर सिक्योरिटी गार्ड को भी जब 11 नंबर गेट की तरफ ही से सारा शोर शराबा हंगामा हो रहा था तो सारी अपनी जो सिक्योरिटी फोर्स थी वो उसी तरफ पहुंचने लगते हैं। तभी इनमें से एक आतंकवादी गेट नंबर 1 की तरफ भागता है, क्योंकि ये अंदर जाने का रास्ता तलाश रहे थे, और गेट नंबर 1 की तरफ भागता है और गोली चलाते हुए भागता है। जबकि बाकी के 4 आतंकवादी जो थे वो 11 नंबर से अब गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने लगते हैं पार्लियामेंट के, और ये कंटिन्यू AK-47 से गोलियां चलाते हुए जा रहे थे 12 गेट नंबर 12 की तरफ और एक नंबर गेट की तरफ। अब ये दरवाज़ा, इनको इनकी मंजिल ये है कि दरवाज़ा मिले और पार्लियामेंट के अंदर जाएं। लेकिन जब ये आतंकवादी जो गेट नंबर 1 की तरफ भाग रहा था, तो ये जैसे ही संसद भवन के अंदर घुसने की इसने कोशिश करने के लिए गलियारे में इसने कदम रखा। उस गलियारे के बाद उसको रास्ता, दरवाज़ा मिलना था, लेकिन वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है उससे पहले ही, चूँकि दरवाजे पे ज़्यादातर एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि उस दिन जब ये सब कुछ हुआ और एहसास हुआ कि अटैक हो गया, तो जितने जो पार्लियामेंट के अहम दरवाजे थे वहाँ पे हमारी फोर्सेस ने, जो CRPF और दिल्ली पुलिस और बाकी, उन्होंने अपने अपने पोजीशन ले लिया था, ताकि आतंकवादी इधर की तरफ आए तो उनको हम लोग घेर सकें और वो अंदर जाने में कामयाब ना हो। तो यही जो 1 नंबर की तरफ भागता है उसके पास गोली चलाते हुए तो दरवाजे के आड़ से फिर आमना सामना होता है, और जो पहला आतंकवादी था जिसको गोली लगी वो वही था जो दरवाज़ा गेट नंबर 1 की तरफ दौड़ रहा था, और गोली लगती है और वो वहीं पे गिर जाता है। मरा नहीं था लेकिन वो गिर जाता है और ज़ख्मी था। तो सारे सिक्योरिटी गार्ड, और ये विजुअल में भी आप देखेंगे उसके घायल होने का है, तो वो गिरा, सब कुछ देख रहे हैं लेकिन वो ज़िंदा है ये भी देख रहे हैं, और वो उसी हालत में भी गोली चला रहा है। लेकिन अपने जो सुरक्षा गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, वो उसके करीब जाने की उस वक्त हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये ख़तरा था कि उसके पास बॉम्ब तो है, क्योंकि ग्रेनेड से भी वो कर रहा है, और ये फ़िदाइन है, तो ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो दूर से ही उसको एक तरफ कॉर्डन ऑफ करने के लिए सुरक्षा गार्ड लगातार उसके इर्द गिर्द गोली चला रहे थे, और उसको वहाँ से निकल के कहीं और जाने का मौका नहीं दे रहे थे। आखिर में जब उसको लगा, गेट नंबर 1 के उस आतंकवादी को जो ज़ख्मी पड़ा हुआ था, कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल है, तो उसने अपने आप को ही उड़ा लिया। वो फ़िदाइन था, उसके जो जैक बैग था और ये था, उसमें सारा बॉम्ब था, और उसने अपने आप को उड़ा लिया। और पुलिस वालों का ये शक सही निकला कि वो अपने आप को उड़ा सकता है, तो अगर उसके आसपास जाते तो बहुत सारा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये अक्लमंदी की थी कि उसको घेर के रखे हुए थे और बस ये कोशिश कर रहे थे कि वो वहाँ से निकले नहीं। तो पहला आतंकवादी मारा गया गेट नंबर 1 के पास। 4 अब भी बाकी थे, और वो चारों 12 नंबर गेट की तरफ से पार्लियामेंट अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, और लगातार गोलियां चला रहे थे, बीच बीच में ग्रेनेड फेंक रहे थे और उनके पास काफ़ी असलहा था, काफ़ी सामान था। अब जो 4 आतंकवादी थे, जब वो 12 नंबर गेट की तरफ भाग रहे थे, तभी इस दौरान में, अब चूँकि बाहर भी खबर फैल गई थी, तो ऐसे हालात से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम है, स्पेशल सेल जिसको हम लोग कहते हैं, वो ख़ासतौर पर टेररिस्ट और इन चीज़ों का ही के लिए बनाया गया है। तो स्पेशल सेल को खबर दे दी गई थी, NSG को खबर दे दी गई थी, इवन आर्मी को खबर दे दी गई, क्योंकि पार्लियामेंट पे हमला था सीधे, और ये एक तरह से देश पे हमला था। तो ये सारे फ़ौरन वहाँ से मैसेज भेजा गया, उधर से आर्मी, NSG, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, बाकी फोर्सेस, ये सब पार्लियामेंट की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन इधर पार्लियामेंट के अंदर लगातार गोलीबारी चल रही हो, तब तक खबर आ गई, चूँकि मीडिया का पूरा अंदर जमावड़ा था, अंदर से सारे कैमरामैन थे, रिपोर्टर थे, तो सारी खबरें फटाफट बाहर आ रही थी। और उसके बाद फिर वो देश को पता चल गया कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया है। इस बीच में जो एक आतंकवादी मारा गया और जिस तरीके से अपने को उड़ाया, तो उसके धमाके की आवाज़ बहुत तेज़ थी। उस धमाके की आवाज़ बाकी के 4 आतंकवादियों को भी मिली, और ये 4 आतंकवादी लगातार 12 नंबर गेट की तरफ भाग रहे हैं अफरा तफरी में, और उनको कुछ आइडिया नहीं कि जाना कहाँ है, गेट किधर है, एंट्री किधर है। तो वो और ज़्यादा पैनिक हो गए। तो पैनिक हुए तो इसके बाद वो जिधर तिधर गोली चलानी उन्होंने शुरू कर दी। इसी बीच में चूँकि वो लगातार ओपन में भाग रहे थे, इधर से गोली चल रही थी, तो एक दूसरे आतंकवादी को गोली लगती है और वो दूसरा आतंकवादी भी मारा जाता है। अब सिर्फ 3 आतंकवादी बचते हैं, और अभी तक करीब ये कुल मिला के 15 से 20 मिनट गुजर चुका है गोलीबारी और ग्रेनेड होते हुए।
इसके बाद जो बाकी बचते हैं 3 आतंकवादी, वो एक आखिरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से संसद भवन के अंदर घुस जाएं और वहाँ पे जितने भी नेता हों, वीवीआईपी हों, उनको टारगेट करें, बंधक बनाएं। तो इसी कोशिश में चूँकि लेकिन रास्ता पता नहीं था, अब वो 12 नंबर से दौड़ते दौड़ते किसी तरह वो गेट नंबर 9 की तरफ पहुँच गए। तो 11 नंबर गेट से शुरू हुआ, 12 नंबर पे हुआ, फिर 1 नंबर, अब 9 नंबर पे मामला आ गया। 3 आतंकवादी, तीनों के तीनों इधर 9 नंबर गेट। लेकिन 9 नंबर पे तब तक ऑलरेडी मोर्चा संभाल रखा था सिक्योरिटी गार्ड ने सारे। तो दिन के करीब 12:10 पे 9 नंबर पे ही पूरा ऑपरेशन सिमट कर रह गया। अब ये जो 3 के 3 आतंकवादी थी, ये 9 नंबर गेट के आसपास थे और उनको चारों तरफ से घेरा हुआ था और वो इधर से गोली चला रहे थे, जवाब में अपने सिक्योरिटी फोर्स गोली चला रही थी। इस दौरान तक अपने एनएसजी के कमांडो, स्पेशल सेल और बम निरोधक दस्ता ये भी पार्लियामेंट पहुंच गए और इन्होंने भी मोर्चा ले लिया। इसके बाद धीरे धीरे करके अगले कुछ दिनों में, मतलब देर में, ये 9 नंबर गेट के पास इन 3 आतंकवादियों को भी घेर के मार दिया गया। तो इन 5 आतंकवादियों को मारने में करीब 45 मिनट का वक्त लगा और 45 मिनट के बाद अब ये था कि गोलीबारी की आवाज़ कम हो गई। लेकिन एक ख़तरा ये भी था कि उन्होंने बहुत सारे जो ग्रेनेड फेंके थे उसमें से कई फटे नहीं और वो इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। तो अब उसमें वीवीआईपी को निकालना, ले जाना और फिर सारी चीज़ें, तो वो बड़ा जोखिम का काम था। तो इसके बाद बाहर अब थोड़ी देर के बाद रह रह कर धमाके की आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ अगले 2-3 घंटे तक आती रही। तो अब बाहर में अंदर के हालात का सही ऑपरेशन का पता नहीं था किसी को, इवन मीडिया में भी हम लोगों को। तो हम लोग जब लाइव पे खड़े हुए थे तो बीच में जब भी धमाके की आवाज़ आए तो हम भी पैनिक और ये लगे कि फिर अभी भी ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक्चुअली 12:15 के बाद जितने भी धमाके की आवाज़ आई करीब 2-3 बजे तक, वो सारे वो धमाके थे जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाले डिफ्यूज़ कर रहे थे उन आतंकवादियों के लाए हुए ग्रेनेड्स और बमों को। तो वो धमाके, उसकी आवाज़ थी जो बाद में फिर क्लियर हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी, अब ये सारा धमाका चल रहा, हम लोग लाइव पे हैं, मैं लगातार उस वक्त अपने जो पुलिस से जो भी उस थे स्पेशल सेल के ये जितने सोर्स, उनसे अंदर की खबर जो लेकर जिस तरीके से जो भी खबर मिल रही है वो खबर लेना, सब कुछ चल रहा। जब ये करीब 2:30 बजे लगभग क्लियर हो जाता है कि सारे आतंकवादी भी मारे गए और ये सारे ग्रेनेड भी डिफ्यूज़ कर दिया गया, तो एक, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस वक्त की ये चीज़ थी, दिल्ली पुलिस के बड़े ही होनहार अफसर, बड़े, उनका अगले दिन 14 दिसंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज फ़ोटो है, पार्लियामेंट की दीवार के साथ एक पिस्टल हाथ में। तो वो जब परेशान से बाहर निकले पार्लियामेंट हाउस से तो देखा, फिर मैंने, जो वही होता है जो एक रिपोर्टर की कुछ खबर बताएं, कुछ खबर अंदर में और क्या है, तो उन्होंने एक खबर दी और वो, मतलब वो उस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई थी फिर, और अगले कई घंटे तक यही चला और फिर बाद में हर चैनल ने चलाया। जिस सफ़ेद एम्बेसडर कार में ये 5 आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर गए थे और बहुत देर तक वो उसी एम्बेसडर कार के इर्द गिर्द रहकर ही गोली चला रहे थे, उस एम्बेसडर कार को छोड़ नहीं रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उस एम्बेसडर कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें करीब 30 किलो 30 kg RDX था और उसकी पूरी वायरिंग कर रखी थी उस एम्बेसडर कार में। तो उनका ये था कि अगर लास्ट में सारी चीज़ें नाकाम होती हैं तो उस कार को उड़ा देंगे, और जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि अगर वो एम्बेसडर कार ब्लास्ट कर जाता तो आधा पार्लियामेंट उड़ जाता। लेकिन जब वो गाड़ी लेकर अंदर आए थे और जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के काफिले के साथ उनकी गाड़ी टकरा गई और उसके बाद फिर दीवार से जा लगी, इस टक्कर की वजह से उसकी वायरिंग टूट गई थी और उसकी जो वायरिंग थी वो फ्लोर पे, छत पे, हर तरफ से वायरिंग की हुई थी। तो वो वायर टूट गया और उस वायर के टूटने की वजह से उस कार में रिमोट के थ्रू ब्लास्ट नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि इस हादसे की वजह से एक वायर टूटना और उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है, जो हो सकता था वो नहीं हुआ। तो ये एक
मतलब ऊपर वाले का करम था। तो उस एम्बेसडर कार में इतने ये विस्फोटक लेकर आए थे कि जिसको इनको उड़ाना था। खैर 3 बजते बजते लगभग ये क्लियर हो गया कि सारे डिफ्यूज़ कर दिए गए, इवन इस कार को भी डिफ्यूज़ कर दिए गए। अब इस एम्बेसडर कार की भी कहानी ये थी कि एम्बेसडर कार करोल बाग में इन लोगों ने कुछ दिन पहले ही ख़रीदा था और आराम से इनको होम मिनिस्ट्री के स्टिकर और पार्लियामेंट के स्टिकर मिल गए, वो ले लिया और वो चिपका दिया। लाल बत्ती की जो बीकॉन होता है वो भी उन्होंने ख़रीद लिया। तो ये सारी चीज़ें बाद में इन कमियों की तरफ ध्यान गया कि ये चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। तो और उसके बाद वो अंदर गए थे। ये भी कहते हैं कि जो एम्बेसडर कार थी, ये जो विजय गोयल बीजेपी के अपने नेता हैं, उनके किसी परिचित की थी और उन्होंने कुछ दिन पहले वो डीलर को बेचा था और इत्तेफाक से फिर ये आतंकवादियों ने ये इस कार को ख़रीदा। तो खैर अब 5 आतंकवादी मारे जा चुके थे और 5 की लाशें पार्लियामेंट में थी। बॉम्ब स्क्वाड ने सबसे पहले फिर उनकी जाके तलाशी ली तो पता चला कि जो पहला गेट नंबर 1 के पास जो मारा गया था, जिसने अपने आप को उड़ा लिया था, उसके अलावा बाकी किसी के बॉडी पे कोई बॉम्ब नहीं, मतलब वो फिदाइन टाइप का मामला नहीं था, सिर्फ पहले ने ही किया था। तो उन सब की तलाशी के बाद अब जांच शुरू होती है। जांच में हर एक की जब तलाशी ली गई तो जो पहला शख्स जिसने अपने आप को उड़ाया था, उसके पास से एक मोबाइल बरामद होता है। उस मोबाइल को स्पेशल सेल की टीम लेती है और उस मोबाइल को जब वो चेक करती है तो उसमें जो आखिरी 3 नंबर या तो किए गए थे कॉल या रिसीव किए गए थे, उन तीनों को खंगाला जाता है। तो वो तीनों नंबर दिल्ली से मिले, दिल्ली के। उसमें एक नंबर था अफजल गुरु का, एक नंबर था शौकत का और एक नंबर था प्रोफेसर गिलानी का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। पुलिस की टीम फ़ौरन इन नंबरों पर अपने लोगों को भेजती है और जो आखिरी 3 नंबर डायल किए गए थे उन तीनों के पते पर पुलिस की टीम पहुंचती है। नॉर्थ दिल्ली में इन तीनों का लोकेशन मिलता है। तो जब ये नॉर्थ दिल्ली में पहुंचते हैं उस लोकेशन पे, तो वहाँ से इन्हें 2 लोग मिलते हैं। शौकत के घर में एक अफशां गुरु, जिसका नाम नवजोत है, वो शौकत की वाइफ, और दूसरा प्रोफेसर AR गिलानी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ये दोनों मिलते हैं। अब जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि शौकत और अफजल गुरु ये दोनों कश्मीर निकल गए हैं और इस हादसे के जब ये पार्लियामेंट अटैक हो रहा था उसके बाद ये चूँकि मोबाइल वोबाइल मिलते मिलते शाम के 4-5 बजे थे, सारी इंक्वायरी करते करते, तो ये दोपहर को ही दोनों निकल चुके थे। तो अब पुलिस की टीम पूरा वो पता करती है तो पता चला कि ये जो अफजल गुरु है, इसको 15 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे श्रीनगर के फल मंडी में किसी तारिक नाम के शख्स से मिलना है और एक लैपटॉप लेकर गया, वो लैपटॉप उसे देना है। तो ये खबर अफशां गुरु से पता चली। अफशां गुरु जो शौकत की वाइफ थी, शौकत भी इसके अफजल गुरु के साथ गया था और शौकत के ही बारे में ये सारी जानकारी कि 1:30 बजे ये वहाँ मिलेंगे और वहाँ पे कोई तारिक नाम का शख्स आएगा और वो मिलेगा और लैपटॉप देना है, इस काम के लिए गए। तो पुलिस की ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशल सेल की एक टीम फ़ौरन श्रीनगर के लिए रवाना होती है और श्रीनगर की फल मंडी में पूरा जाल बिछाकर बैठ जाती है। 15 दिसंबर संडे के दिन दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक पुलिस को अफजल गुरु और शौकत दिखाई देता है और जैसी वो दिखाई देते हैं पुलिस की टीम दोनों को पकड़ती है स्पॉट पे ही और फिर उनको लेकर उसी शाम फ्लाइट से दिल्ली आ जाती है। दिल्ली लाने के बाद अब पूछताछ होती है। तब पुलिस के पास 4 लोग थे, अफजल गुरु, प्रोफेसर AR गिलानी, अफशां और शौकत। इन चारों से पूछताछ करने के बाद फिर जो पुलिस की पूरी सामने चीज़ें आई
वो ये थी कि जो संसद भवन पे 5 लोग जो घुसे थे सफ़ेद अम्बेसडर कार में, वो पांचों के पांचों पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के पंजाब इलाके से थे, और वो पांचों यहाँ पे पार्लियामेंट अटैक जो हुआ उसको करने के लिए उन्हें गाज़ी बाबा ने भेजा था। गाज़ी बाबा जैश ए मोहम्मद का हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में चीफ कमांडर था इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में उसकी भी मौत हो गई। तो गाज़ी बाबा मेन इंडिया का हेड था, जैसे जैश ए मोहम्मद का ऑल ओवर हेड मौलाना मसूद अजहर है। तो जो गेट नंबर 1 के पास जो पहला आतंकवादी मारा गया था और जिसने अपने आप को उड़ा लिया था, उसका नाम मोहम्मद था, और मोहम्मद इन पांचों का लीडर था। इसी की लीडरशिप में यहाँ पे ये पांचों आए थे। जो दूसरा आतंकवादी मारा गया था उसका नाम हमजा था, जो गेट नंबर 12 के पास मारा गया था। इसके अलावा जो 9 नंबर गेट के पास मारे गए वो बाकी के जो 3 आतंकवादी, उसमें एक हैदर, एक राजा, एक राना, ये 5 आतंकवादी थे। मोहम्मद, हमजा, हैदर, राजा, राना, ये पांचों आए और ये पांचों मारे गए। इसके अलावा इनकी पूरी गोलीबारी में 9 अपने जवान शहीद हुए, जिसमें एक महिला लेडी कांस्टेबल भी थी। तो कुल मिलाकर 14 लोगों की मौत हुई इन 5 आतंकवादियों के साथ, 9 उधर सीआरपीएफ के। लेकिन अगर वो उस दिन गलती से घुस जाते पार्लियामेंट के अंदर तो पता नहीं तबाही क्या होती। अब जब अफजल गुरु से बातचीत हुई, पूछताछ हुई उसके बाद, तो अफजल गुरु ने जो कहानी पूरी सुनाई वो ये थी, जो पुलिस को बताया कि एक्चुअली पार्लियामेंट अटैक की जो प्लानिंग थी वो बहुत पहले से नहीं प्लान की गई थी। 1.5 महीने पहले, मतलब ये 13 दिसंबर को हुआ है, नवंबर के शुरुआती हफ्ते में 2001 में गाज़ी बाबा ने दिल्ली पे अटैक करने की प्लानिंग की। उसी की ये साजिश थी गाज़ी बाबा की, और उसके लिए उसने इन 5 लड़कों को पाकिस्तान से यहाँ बुलाया। बुलाने के बाद इन्हें दिल्ली भेजा। कोऑर्डिनेटर के तौर पर उसने रखा अफजल गुरु को, क्योंकि अफजल गुरु दिल्ली में रहा करता था। वो फल की मंडी जो है आज़ादपुर में, वहाँ वो फलों का कश्मीर से लाकर बेचना और ये सारा काम करता था। अफजल गुरु और गिलानी चूँकि उधर, और शौकत, ये कश्मीर में एक ही जगह के आसपास के रहने वाले हैं, तो इनकी एक दूसरे से जान पहचान थी, एक दूसरे के आना जाना था। तो अफजल गुरु को कोऑर्डिनेटर बनाया। उनके बाद इन 5 आतंकवादियों को दिल्ली लाया वो अफजल गुरु, उसने अपने पास ठहराया। और इन लोगों ने दिल्ली में आने के बाद एम्बेसी, दिल्ली विधानसभा और कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग गवर्नमेंट के, इन सब की रैकी की, पर इन्हें आइडिया नहीं था कि करना क्या है, टारगेट किसे बनाना है। 6 महीने पहले इससे, इस दिसंबर 2001 से, कश्मीर के विधानसभा में भी एक अटैक हुआ था सेम इस तरह का, जिसमें करीब 38 लोग मारे गए थे। तो वो सारे एम्बेसी और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, दिल्ली विधानसभा, इन सब की रैकी करके चले गए, लेकिन इनका फाइनल नहीं था कि अटैक कहाँ करेंगे। बाद में जाने के बाद गाज़ी बाबा ने फिर इन्हें टारगेट दिया, और वो टारगेट मोहम्मद को पता था, और वो फाइनल टारगेट रखा गया पार्लियामेंट, और दिन चुना गया 13 दिसंबर। अब ये जो 3 फ़ोन कॉल है जिसकी वजह से ये पूरा केस खुला, अगर सही में उस दिन ये मोबाइल ना होता और वो लोग यूज़ ना करते तो ये केस इतनी आसानी से नहीं खुलता। उसके बाद फिर हम वही सरहद पार बैठे हुए लोगों के नाम का सिर्फ चीखते रहते और मुजरिम कभी भी कोई आता नहीं। हालांकि आज भी मसूद अज़हर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बाकियों को अंजाम तक पहुंचाया गया। तो जो आखिरी 3 कॉल किए गए थे वो दरअसल इसलिए थे कि इन तीनों को पार्लियामेंट का नक्शा तो बता दिया गया था, लेकिन इन तीनों को एग्जैक्ट पता नहीं था कि पार्लियामेंट में कौन से गेट से अंदर जाना, सेंट्रल हॉल कहाँ पे है। दूसरा ये कि जब ये लोग निकले पार्लियामेंट जाने के लिए तो रास्ते से इन्होंने फ़ोन किया। पहला कॉल इन्होंने किया शौकत को कि ये ज़रा तुम टीवी खोलो और दूरदर्शन देखकर बताओ कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन लीडर मौजूद हैं, क्योंकि दूरदर्शन पे लाइव आता है लोकसभा टीवी और सब कुछ, लोकसभा की कार्रवाई। तो शौकत जो है उसके घर पे लाइट नहीं थी, तो वो टीवी जो है देख के बता नहीं सकता था। उसने अफजल गुरु को फ़ोन किया, अफजल गुरु ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने
तीसरा जो प्रोफेसर AR गिलानी, नहीं गिलानी ने फ़ोन नहीं उठाया, जब गिलानी को किया तो गिलानी ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर अफजल गुरु को किया तो अफजल गुरु ने फ़ोन पे उसने पूछा कि ये क्या, लेकिन तब तक बात करते करते ये लोग, चूंकि लगातार तीसरा कॉल था और ये बिल्कुल पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच गए, तो फिर उसने जब फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि अब रहने दो, कौन अंदर है कौन बाहर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम बस पार्लियामेंट में घुसने जा रहे हैं, और उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट और कट जाता है। तो ये जानने के लिए कि लोकसभा में उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद हैं, कौन कौन से टॉप लीडर मौजूद हैं, इसलिए ये 3 फ़ोन किया और यही 3 फ़ोन कॉल पुलिस को उन तक पहुंचाने में कामयाब रहा और इस तरीके से ये पकड़े गए। तो ये पूरी प्लानिंग गाजी बाबा की थी, जो जैश ए मोहम्मद का इंडिया में मेन कमांडर, और उसने इसके लिए अफजल गुरु को चुना कोऑर्डिनेटर के तौर पर। अफजल गुरु का काम यह था कि दिल्ली लाने के बाद इन 5 आतंकवादियों को शेल्टर देना, इनको रैकी कराना, इनको गाड़ी दिलाना, इनको वहाँ तक पहुँचाना, और इसके बदले में उनसे पैसे मिलने थे। और ये जब सब कुछ हो गया था, तब जब पार्लियामेंट के अंदर जाने से पहले मोहम्मदी वो शख्स था जिसने अफजल गुरु को एक लैपटॉप दिया, 10 लाख रुपए दिए और 25,000 अलग से दिए। वो 25,000 अफजल गुरु के पर्सनल खर्च के लिए दिए थे, और उसने कहा था कि ये लैपटॉप और ये 10 लाख रुपए श्रीनगर की फल मंडी में संडे 15 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे तारिक नाम का एक शख्स आएगा, तुम उसको दे देना। और वो जो तारिक था वो गाजी बाबा का राइट हैंड था, वो भी एक तरह का बीच में जो हेल्प करता है। तो ये जाकर फल की मंडी में तारिक के हवाले करना था अफजल गुरु और शौकत को, और तारिक उसको ले जाता गाजी बाबा के पास। लेकिन अफजल गुरु, और जब इसको पकड़ लिया गया तो ये भी शक है कि तारिक वहाँ पहुँचा था, लेकिन उसने देख लिया इन दोनों को पकड़ते हुए, तो वो वहाँ से खिसक लिया, तो इसलिए तारिक पकड़ाया नहीं। कुछ वक्त के बाद कश्मीर में ही एक इनकाउंटर में गाजी बाबा मारा गया, तो वो अपने अंजाम तक पहुँच गया। इधर इन चारों पे केस चला, मुकदमा चला। लोअर कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें अफजल गुरु, शौकत, प्रोफेसर AR गिलानी, इन तीनों को फांसी की सज़ा दी। और अफशा गुरु का सिर्फ ये था कि इसे कुछ कुछ जानकारी थी, लेकिन इसने पुलिस को बताई नहीं और उसका कोई और रोल नहीं था, तो उसे 5 साल की सज़ा सुनाई। इस लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया इन लोगों ने। जब चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने फिर वहाँ पे अफजल गुरु की जो सज़ा थी वो बरकरार रखी, फांसी की। प्रोफेसर AR गिलानी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, और शौकत की जो फांसी की सज़ा थी उसको 10 साल में तब्दील कर दिया गया। कोर्ट का ये कहना था कि उसका डायरेक्ट इस तरीके का कोई लिंक जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो अब सिर्फ एक ही फांसी की सज़ा बची, वो अफजल गुरु की। प्रोफेसर गिलानी बरी हो गए, शौकत जो है उसको 10 साल की सज़ा, अफशा गुरु जो शौकत की वाइफ है उसको 5 साल की सज़ा। इसके बाद ये खैर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला बरकरार रखा। उसके बाद अफशा 5 साल की सज़ा काट कर रिहा हो गई। शौकत को 10 साल की सज़ा मिली थी, लेकिन जेल के अंदर तिहाड़ में उसके अच्छे चाल चलन को देखते हुए 9 महीने पहले ही उसकी सज़ा पूरी होने से पहले उसको रिहा कर दिया गया। वो वापस कश्मीर में जाकर, जो आखिरी खबर है वो ये है कि वो अब एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन मीडिया में और बाकी उस तरीके से सामने नहीं आता। प्रोफेसर गिलानी बरी होने के बाद बहुत सारे इसमें कई आंदोलन में भी हिस्सा लिया, और अफजल गुरु को फांसी हो गई तिहाड़ जेल में, ये आप सब जानते हैं। तो ये सारे अपने अपने जो फैसला था वो इसमें अफजल गुरु को फांसी हो गई। गाजी बाबा भी मारा गया, लेकिन जिसका मेन मास्टरमाइंड है मौलाना मसूद अज़हर, वो आज भी पाकिस्तान में है। वही हमारा रोना रोना, चाहे वो हाफिज़ सईद का मामला हो, मौलाना मसूद अज़हर का मामला हो, दाऊद इब्राहिम का हो, सैयद सलाउद्दीन का हो, जो मेन हैं एक्चुअली वो सारे बाहर में हैं, और उन तक अभी तक जो है हम लोगों के हाथ नहीं पहुँचे, उनके गिरबान तक। लेकिन कुल मिलाकर ये वाकई हिंदुस्तान में अगर कहें हम लोग सीधे संसद पे हमला, तो इससे बड़ा अटैक कोई नहीं हो सकता अगर आप नुकसान से हट कर बात करें, क्योंकि सीधे लोकतंत्र के मंदिर पे ये हमला था। और ये उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी दिन राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था और कहा था कि ये पार्लियामेंट पे हमला सिर्फ पार्लियामेंट पे हमला नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान पे हमला है। इसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत दिनों तक इसको भी लेकर ख़राब रहे।
फिर लश्कर तैयबा ने इसके पहली बार लश्कर तैयबा सामने आया और उसने खंडन किया था कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, जबकि शुरू में यह था कि जैश और लश्कर का इसमें कुछ हाथ हो सकता है, लेकिन लश्कर ने मना किया। और इसी अटैक के बाद ये 13 दिसंबर को अटैक हुआ था और उसके करीब 8-9 दिन के बाद 20 या 21 दिसंबर को अफजल गुरु का मैंने इंटरव्यू किया था, और जिसमें सारी कहानी थी आपने सुनी होगी। तो ये थी पूरी संसद भवन के अटैक की कहानी। आज मैं कुछ चीज़ें अपने हाथ में लिए हुआ हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है कुछ कुछ के मैं सवाल भी ले लूँगा, लेकिन कुछ कुछ कृष्णा परमार जी पता नहीं मेरे बारे में कह रही हैं, किसके बारे में कह रही हैं कि इनको इंग्लिश पढ़ना आता है या नहीं है क्या। मेरी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है कृष्णा जी। संदीप चटर्जी हैं, इनकी भी कुछ फरमाइश है। गजानन खरबे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो सतीश आरकोट हैं, अमरीश हैं, सबीना खातून हैं, और मिसबा अरशद, कृष्णा परमार, सद्दाम अली, मिसबा आशीष, सुमन कुमारी, मिसबा अरशद, यशपाल पवार, यशपाल पवार जी कुछ लिखते हैं। बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ सवाल चेक कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ जो सवाल है। एक है इंडिया के इंटेलिजेंस, जाहिर सी बात है इसकी खबर किसी को नहीं थी, इसलिए पता नहीं था। कई लोगों की और बहुत सारी कहानियों की फरमाइश है। एक चीज़ और इसमें कुछ लोगों के हैं जो मैं बताऊं कि इस अटैक के बाद पार्लियामेंट में सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे अब पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई भी गाड़ी का यूँ घुसना अब तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और सुरक्षा चाहे वो फिर गैजेट्स के थ्रू हो, फोर्स के थ्रू हो, बिल्कुल एकदम चप्पे चप्पे पे निगरानी है। और अब पार्लियामेंट की दहलीज पार करना किसी के लिए भी, बल्कि स्टिकर और वो सारी चीज़ों को भी लेकर बहुत सारी बदलाव की गई है, अब बहुत मुश्किल काम है। तो पहले ये इजी था, अब मुश्किल हो गया है। हाँ यार बताओ कुछ और। सर सबसे पहले सर एक सवाल की शिकायत है सर, एक हीरल राठौर साहब हैं, जो बोल रहे हैं को दृष्टिहीन है, और वो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो आपको मेल किया है उन्होंने और आपने उनका रिप्लाई नहीं किया, उस चीज़ को बोल रहे हैं सर। उसके अलावा सर एक सवाल है, त्रिपाठी जी हैं सर, ये लवनीश त्रिपाठी, वो बोल रहे हैं कि इस हमले के अंदर हमारे सोल्जर तो शहीद। एक इसमें चांद मोहम्मद का सवाल है कि गिलानी को क्यों रिहा किया गया जबकि वो साथ। इसमें 2-3 चीज़ें थी, एक और भी चीज़ है, पता नहीं उसको आप लोग कैसे लेंगे। जब अफजल गुरु का इंटरव्यू किया था मैंने, तो वो इंटरव्यू अभी भी पड़ा हुआ, उस पर आप देख सकते हैं। तो उस वक्त वहाँ पे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसीपी राजबीर वो भी बैठे हुए थे, और भी कुछ पुलिस वाले थे, और हम 3-4 चैनल को ये मौका मिला था इंटरव्यू करने के लिए, तो बाकी के भी जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। तो एक सवाल मैंने अफजल गुरु से वहीं पे पूछा था कि इस पूरे ऑपरेशन में प्रोफेसर AR गिलानी का क्या रोल है। तो अफजल गुरु ने ये कहा था कि इस पूरे मामले में गिलानी को कुछ पता नहीं था, और हमने जो ये 5 आतंकवादी लेकर आए थे उनसे पूछा था, तो उसने बताया था कि ये मेरे पाकिस्तान से दोस्त आए हैं और इनको UAE भेजना है, UAE जाना है, तो यही बता के घुमाया। हालांकि अफजल गुरु ने साथ में ये भी कहा था कि बाद में कुछ स्टेज पे आकर शायद गिलानी को शक हो गया था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, बट अफजल गुरु ने कहा कि मैंने उसको टाल दिया। तो उसके इंटरव्यू से ये साबित होता था कि इस अटैक के बारे में या इस प्लानिंग या साजिश के बारे में प्रोफेसर गिलानी को कुछ पता नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट के दस्तावेज़ कह रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं इसका जो ये इंटरव्यू था ये भी कोर्ट का एक हिस्सा बना था। और बाकायदा चूँकि इंटरव्यू मैंने किया था, तो अदालत की तरफ से सम्मन भी आया था मुझे। पटियाला हाउस कोर्ट में मैं गया, बाकायदा वहाँ पे टीवी पे VHS ये इंटरव्यू मुझे
जो है रॉ फुटेज के साथ, और जो ऑन एयर गया वो, और जो पूरा था इंटरव्यू बिना कट के, अनकट, वो अदालत से आया था कि आप लेकर आएंगे। और बल्कि उससे पहले मुझे 2-3 बार बुलाया गया था, मैं जा नहीं पाया या फिर मिला भी नहीं था मुझे संबंध। तो लास्ट में ये था कि नॉन बेलेबल वारंट हो जाता अगर मैं नहीं जाता। तो मेरे जो लीगल रिपोर्टर थे राजेश आहूजा, उसने बताया कि जाना है इस बार, नहीं तो जेल चला जाएगा। तो फिर खैर ये सारे फुटेज अनकट और रॉ सब लेकर गया अदालत में। ये सारे अफजल गुरु से लेके ऐसा गिलानी, शौकत, अफशां गुरु, ये सब मौजूद थे कटघरे में। और उनके सामने जज जस्टिस ढिंगरा थे शायद, और वो टीवी पे वो इंटरव्यू प्ले हुआ, पूरा इंटरव्यू चला। उस इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद फिर मुझसे सवाल जवाब किए गए, और तब उन्होंने पूछा कि आपने सवाल किया था। मैंने कहा, तो जो कुछ मैंने कहा वो जो इंटरव्यू में था उसी से रिलेटेड था। और बाद में जो जजमेंट आता है उसमें इस इंटरव्यू का भी एक हवाला दिया गया। और कहीं ना कहीं प्रोफेसर AR गिलानी, चूँकि अफजल गुरु ने डायरेक्ट मना किया था, तो उसका फ़ायदा भी मिला। और प्रोफेसर गिलानी को लेके फिर उस वक्त बहुत सारी, नंदिता हक्सर से कहा गया, उन्होंने केस लड़ा। बहुत सारे जर्नलिस्ट, एडिटर जो हैं, और बाकी बुद्धिजीवी, कुछ प्रोफेसर, वो लोग भी सपोर्ट में सामने आए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी उस वक्त। सर, सवाल एक आशीष सिंह का है। वो बोल रहे हैं कि सर, संसद की सिक्योरिटी की कौन सी कमियों से आतंकवादी को संसद की पहुंचने में इतनी हेल्प मिल रही है? सर, ये हैं आशीष सिंह। आशीष जी, सिक्योरिटी उस वक्त एक्चुअली उतनी नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बट हो गई। फिर वही है कि हम लोग बाद में ढोल पीटते रहते हैं जब हो जाता है, लेकिन उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि ऐसी चीज़ें होंगी, और उसी का फ़ायदा उठाया था। और पार्लियामेंट के अंदर मतलब ये कि एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है ना, कि वहाँ पे सुरक्षा ऑलरेडी है, CRPF है, पुलिस है, लेकिन अब एक फिदाइन की टाइप से गाड़ी उसने अचानक अंदर घुसाया, और उसके बाद आनन फानन गोलियाँ चला दी। वो AK-47 चला रहा हमारे पास, उतने जवाबी फायर करने के लिए। तब वेपन भी ऐसे कहाँ रखते थे। अब भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। सर, एक आदित्य भट्ट है। एक पूछ रहे हैं, अच्छा, मैं वो लैपटॉप में क्या मिला, उसमें पूरी डिटेल जो है, जो जितना पुलिस ने बताया था कि इनके ऑपरेशन के बारे में जानकारी थी, कहाँ कहाँ क्या था, और कुछ इन्फॉर्मेशन था। वो पैसे तारिक को देने थे, तारिक को गाजी बाबा को देना था। तो यही सब कुछ उसमें मेन जो जानकारी थी। लेकिन पूरी डिटेल में, चूँकि वो बहुत सारे उसमें क्लासिफाइड चीज़ें होंगी पुलिस के लिए जो बाद में ऑपरेशन करें, तो वो चीज़ें तो सामने नहीं आई। तो ये थी पार्लियामेंट की पूरी कहानी। और मुझे लगता है कि जितनी मुझे जानकारी थी वो आपसे मैंने शेयर की। और अब कल मुलाकात होगी, और कल है 14, कल हम लोगों का फाउंडर्स डे भी है। इंडिया टुडे का हर साल फाउंडर्स डे मनाते हैं। और 15-16 को निर्भया, बहुत सारे लोगों ने बहुत दिन से, अब मैंने यही कहा था कि वो महीना भी आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा। हालांकि 16 शायद संडे है, तो संडे तो होता नहीं हो, तो या तो मैं आइदर सैटरडे या फिर मंडे, लेकिन निर्भया की आपको पूरी कहानी डिटेल में क्या कुछ कैसे हुआ, और उस वक्त मतलब शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई हो जिसकी आंखें नम ना हुई हों उसकी कहानी सुनकर, जो रोया ना हो, तो मैं आपको सुनाऊंगा। और कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे। तब तक आप लोग अच्छे रहें, खुश रहिए, और बस यूं ही क्राइम तक की कहानियाँ देखते रहिए। अपनी शिकायतें, सुझाव, अपनी तारीफ़ें सब भेजते रहिए। थैंक यू।